हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सीखेंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नया एक पार्ट जो कि है फोर्स सिस्टम्स के ऊपर। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे जो मेरा बॉडी होता है, तो बॉडी को हम लोग स्टडी किए थे। तो बॉडी कैसे काम करता है, कौन सा लोड के कारण बॉडी का अंदर क्या क्या मूवमेंट आता है और इंजीनियरिंग पार्ट के अंदर उसको कैसे डिराइव किया जाता है। तो जो भी वो वीडियो को नहीं देखे हो पहले जाकर उसको वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा। उसके बाद ये वीडियो को देखना तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। और क्या, जो भी अभी तक सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो जाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियो आता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऊपर फोर्स सिस्टम। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स हम लोग पढ़े थे कि कोई भी बॉडी के अंदर जब हम लोग एक्सटर्नल एजेंट को अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद देखेंगे वो बॉडी के अंदर कौन सा स्टेट चेंज हो रहा है। जैसे कि मान लेंगे ये कोई एक बॉडी है, इसके ऊपर बाहर से कोई भी एक्सटर्नल एजेंट हम लोग अप्लाई करेंगे, तो एजेंट अप्लाई करने के बाद जो बॉडी हम लोग लेंगे उस बॉडी के अंदर कौन सा स्टेट में चेंज आ रहा है, इसको हम लोग जब स्टडी करते हैं तब उसको बोलते हैं हम लोग फोर्स। और फोर्स सिस्टम क्या होता है? सब जब इक्वली हुआ बॉडी के अंदर ही जब एक बाहर से एक्सटर्नल एक एजेंट अप्लाई नहीं करके बहुत सारा हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, बहुत सारा एक से ज़्यादा हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे और उसके बाद स्टडी किया जाएगा जो भी बॉडी के अंदर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसमें क्या स्टेट में चेंजेस आए, तब उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स सिस्टम। तो फोर्स क्या है? कोई भी एक्सटर्नल एजेंट के ऊपर एक सिंगल यूनिट का एक्सटर्नल एजेंट का अप्लाई ऑफ सोर्स। और फोर्स सिस्टम क्या होता है? फोर्स सिस्टम होता है जब एक से ज़्यादा हम लोग कोई एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, कोई बॉडी के ऊपर, और बॉडी में कौन सा चेंजेस आ रहा है स्टेट में उसको हम लोग काउंट कराएंगे या उसको हम लोग मेज़र कराएंगे, तो उसको हम लोग देखेंगे फोर्स सिस्टम। तो फोर्स सिस्टम को हम लोग कुछ कुछ पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट पार्ट, तो जो कि है हम लोग का कोप्लानर फोर्स। कोप्लानर फोर्स डिराइव करने से पहले हम लोग देखेंगे कि 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। तो जो भी हम लोगों का कोई बॉडी है जिसके अंदर हम लोग दोनों डायरेक्शन को, जैसे कि एक्स या वाई ऐसा कुछ डायरेक्शन को, मान लो एक कोई लेंथ हम लोग कोई मेज़र करेंगे तो कोई लेंथ और कोई हाइट लेकर, तो हम लोग का एक्स और वाई ऐसे करके कोई दोनों कोऑर्डिनेट को सेट करके हम लोग उसको मेज़र कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ कंडीशन को बोला जाता है 2D। और 3D क्या होता है? जब कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि एक्स, वाई और जेड, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं 3D डायग्राम। तो अभी कोप्लानर फोर्स क्या होता है? कोप्लानर मतलब क्या है? को मतलब सेम, प्लानर मतलब एक ही प्लेन के अंदर। तो यहाँ से हमको डेफिनेशन पता चल गया कि कोई एक बॉडी है, जब कोई बॉडी के ऊपर एक ही पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर पर्टिकुलर डायरेक्शन के ऊपर हम लोग का फोर्स पड़ेगा तब हम लोग क्या बोलेंगे, तब उसको बोलेंगे हम लोग कोप्लानर। जैसे कि मान लो कोई एक बॉडी है ये, तो ये बॉडी के ऊपर एक पर्टिकुलर प्लेन है ए बी, मान लेते हैं ये कोई एक प्लेन है ए और बी ऊपर से ऐसे। ये मेरा जो हम लोग का जो बुक है, ये बुक का ही मान लो कोई एक कॉपी है, कॉपी का ये जो पोर्शन है ये पोर्शन ए बी है। इसके ऊपर जब एक ए फोर्स लगेगा, F2 फोर्स लगेगा, F3 फोर्स लगेगा, तो ये तीनों फोर्स क्या है? एक पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर ही है। तो इसी फोर्स को बोला जाता है कि कोप्लानर फोर्स। जब कोई बॉडी के ऊपर, तो यहाँ पर देखो डायरेक्शन लिखा गया है कि ऑल फोर्स आर एक्टिंग इन सेम प्लान, मतलब कि जो भी फोर्स यहाँ पर लगेगा कोई बॉडी के ऊपर तो वो सेम प्लान के अंदर रहेगा, ठीक है। और जब सेम प्लान के ऊपर रहेगा तो हो सकता है वो फोर्स पैरेलल हो, तो उसी लिए लिखा है पैरेलल फोर्स सिस्टम। सिस्टम क्यों लिखा हुआ है? एक से ज़्यादा फोर्स हो सकता है, तो उसी कारण इसको हम लोग सिस्टम बोल सकते हैं। तो देखो F1, F2, F3 तीन गो फोर्स है और सेम प्लेन के अंदर है। तो जब ये सेम प्लेन के अंदर है, डायग्राम से हम लोग दिखाई दे रहे हैं, तो ये हर एक फोर्स क्या है? ईच एंड इक्वल पैरेलल सिस्टम है। तो हर एक फोर्स एवरी पैरेलल सिस्टम के अंदर है। तो उसी लिए हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी बॉडी के अंदर कोप्लानर फोर्स होगा तब उसके अंदर क्या होगा? वो बॉडी सेम प्लेन के अंदर रहेगा और क्या होगा? वो फोर्स जो पड़ेगा बॉडी के ऊपर वो इक्वली पैरेलल भी हो सकता है या होता है। आशा करते हैं कोप्लानर फोर्स समझ में आ गया सभी को। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नॉन कोप्लानर फोर्स क्या होता है। तो कोप्लानर में हम लोग क्या पढ़े?
कोप्लेनर में हम लोग पढ़े कि जो भी फोर्स होगा वो पर्टिकुलर एक बॉडी के अंदर रहेगा, एक प्लेन के अंदर रहेगा, सेम प्लेन होना चाहिए, जो फोर्स पड़ेगा वो इक्वल होना चाहिए, और क्या पैरेलल हो सकता है वो फोर्स। मगर नॉन कोप्लेनर मतलब क्या है, नॉन मतलब होता नहीं है या ना, प्लेनर क्या है, प्लेन के अंदर, तो जो भी फोर्स पड़ेगा जब सेम प्लेन के अंदर नहीं पड़ेगा तब उसको हम लोग बोलेंगे नॉन कोप्लेनर फोर्स। जैसे कि 3D डायग्राम हम लोग मान लिए, तो यहाँ पर एक बॉक्स हम लोग मान लेंगे, तो इसके हिसाब से कोई प्लेन को हम लोग फिक्स कर पाएंगे जिसके डायरेक्शन के अंदर हम लोग एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन को हम लोग फिक्स करा पाएंगे क्या, नहीं करा पाएंगे। तो इसी कारण हम लोग बोलते हैं कि ऑल फोर्स आर नॉट एक्टिंग इन सेम प्लेन आर कॉल्ड नॉन कोप्लेनर फोर्स। तो नॉन कोप्लेनर फोर्स जब होगा तब हो सकता है कि वो फोर्स इक्वली पैरेलल भी हो। कैसे कि देखो यहाँ पर जब हम लोग फोर्स देखेंगे, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है, चार गो फोर्स है, ये देखो ईच एंड इक्वल फोर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस यही है कि कोप्लेनर फोर्स के अंदर जो सिर्फ जो प्लेन है वो फिक्स होता है, सेम होता है। नॉन कोप्लेनर के अंदर क्या होता है, जो प्लेन है वो फिक्स नहीं रहता है, मगर दोनों केस में ही जो फोर्स का डायरेक्शन है या फोर्स का जो कंडीशन है वो पैरेलल हो सकता है। तो आशा करते हैं कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स। कोप्लेनर हम लोग जान लिए कि एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर रहेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉनकरेंट फोर्स किसको बुलाया जाता है। तो कॉनकरेंट फोर्स होता है उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं जब एक पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर या एक पर्टिकुलर पॉइंट में जाकर कोई फोर्स मीट करता है या वहाँ से निकल के आता है। जैसे कि मान लो ये कोई एक हम लोग का प्लेन है, ए बी प्लेन, उसके ऊपर बहुत सारा फोर्स F1, F2, F3 ऐसा करके बहुत सारा फोर्स लग रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही वो फोर्स जाकर मीट हो रहा है या वहाँ से निकल के आ रहा है, तो उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कॉनकरेंट। तो कोप्लेनर मतलब क्या है, जो बॉडी है उसका जो प्लेन है वो भी सेम है और वो फोर्स जाकर एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट में मीट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स। तो ऑल फोर्स इन वन पॉइंट या सिंगल पॉइंट। मगर यहाँ पर नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट के अंदर हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, जब 3D डिराइव करेंगे तो 3D के केस में क्या हो सकता है, नॉन कोप्लेनर हो सकता है, मतलब जो प्लेन है वो मेरा एक नहीं होगा, मगर क्या हो सकता है, कॉनकरेंट हो सकता है, मतलब जो डायरेक्शन है पूरा फोर्स का वो जाकर कोई एक पॉइंट के अंदर मीट कर सकता है। जैसे कि मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से जो फोर्स आएगा, यहाँ से जो फोर्स आएगा और यहाँ से जो फोर्स आएगा वो जाकर एक पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर मीट कर रहा है। तो इसी कारण हम लोग इसको बोल सकते हैं ये कॉनकरेंट तो है मगर नॉन कोप्लेनर है। आशा करते हैं समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, कोप्लेनर नॉन पैरेलल नॉन कॉनकरेंट फोर्स। तो कोप्लेनर मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेन तो हमारा फिक्स्ड है मगर नॉन पैरेलल। उस टाइम हम लोग पढ़ रहे थे जब वो पर्टिकुलर हम लोग का एक प्लेन सेम हो जाएगा तो उसके अंदर एक टाइप का लोड, एक टाइप का फोर्स पड़ रहा है, तो वो एक टाइप का फोर्स जब पड़ेगा तो वो हो सकता है वो पैरेलल हो। उस टाइम हम लोग देखे थे कोप्लेनर के अंदर। मगर हम लोग का क्या देखेंगे, जब नॉन पैरेलल बोलेगा तो प्लेन मेरा फिक्स्ड है मगर जो हम लोग का फोर्स है उसका डायरेक्शन अलग अलग है, वो पैरेलल नहीं है। ऐसा कुछ कंडीशन हो सकता है कि मान लो फोर्स F1 यहाँ पर इस साइड में लग रहा है, F2 इस साइड में लग रहा है, F3 इस साइड में और F4 इस साइड में, तो ये पैरेलल है क्या, नहीं है, मगर एक प्लेन के अंदर प्रेजेंट है। तो जब एक प्लेन के अंदर कोई फोर्स प्रेजेंट होगा और पैरेलल नहीं होगा और क्या नॉन कॉनकरेंट होगा। कॉनकरेंट मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो निकल नहीं रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में वो मूव करता हुआ जा रहा है, तो उसी कंडीशन को हम लोग बोलेंगे कोप्लेनर नॉन पैरेलल नॉन कॉनकरेंट फोर्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नॉन कोप्लेनर नॉन पैरेलल नॉन कॉनकरेंट फोर्स किसको बोलते हैं। तो ऐसे हम लोग 3D डायग्राम कुछ ही एज्यूम कर लेंगे। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि ये देखो एक प्लेन के अंदर भी नहीं है और इसका जो पैरेलल डायरेक्शन है, पैरेलल डायरेक्शन के अंदर भी ये पूरी नहीं है और क्या है, नॉन कॉनकरेंट भी नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से भी पूरा फोर्स निकल नहीं रहा है। तो इसी कारण हम लोग इस कंडीशन को बोल सकते हैं कि नॉन कोप्लेनर नॉन पैरेलल नॉन कॉनकरेंट फोर्स। आशा करते हैं समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि
कोप्लानर कॉलिनियर फोर्स। कोप्लानर हम लोग जानते ही है, एक पर्टिकुलर प्लेन होना चाहिए या सेम प्लेन होना चाहिए जब एक से ज़्यादा फोर्स वहाँ पर पड़ेगा। मगर कॉलिनियर क्या होता है? कॉलिनियर होता है जब एक से ज़्यादा फोर्स वो बॉडी के ऊपर पड़ेगा तो उसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो सेम होना चाहिए। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक कोई बॉडी है, ये जो रेड पेन से दिखाया गया है, ये कोई एक बॉडी है, इसका बॉडी का जो प्लेन है 3 गो फोर्स के कारण सेम है या 3 गो फोर्स के ऊपर सेम है। तो यहाँ पर ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट हम लोग एज्यूम किए हैं। तो जो भी यहाँ पर फोर्स A1 में पड़ रहा है, बी पे जो F2 पड़ रहा है और सी में जो F3 पड़ रहा है, सॉरी F3 होगा, तो ये 3 गो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में है। तो कॉलिनियर क्या होता है? जब फोर्स का डायरेक्शन, एक से ज़्यादा फोर्स का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलिनियर फोर्स। तो कोप्लानर क्यों है? एक ही प्लेन के अंदर है और जो फोर्स है वो एक से ज़्यादा है, और क्या है, वो जो एक से ज़्यादा फोर्स है उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है। तो उसी कारण हम लोग इसको बोलते हैं कोप्लानर कॉलिनियर फोर्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नॉन कोप्लानर कॉलिनियर फोर्स क्या बोला जाता है। तो नॉन कोप्लानर मतलब क्या होता है? हम लोग जानते ही है, कोई बॉडी जब एक प्लेन के अंदर नहीं रहेगा तब उसको हम लोग कोप्लानर बोल सकते हैं। और क्या? कॉलिनियर, जब कोई बॉडी 3D बॉडी का कितना एक्सिस होता है? 3 एक्सिस होता है। तो एक्स, वाई और जेड, जब हम लोग मान लो एक बॉडी को हम लोग एक साइड में हम लोग उसको फिक्स कर देंगे, तो कोई हम लोग फिक्स कर देंगे तो क्या होगा? कुछ एक डायरेक्शन के अंदर उसका जो होगा वो कॉलिनियर हो सकता है। मगर कोई हम लोग जो ये प्लेन को मानेंगे तो यहाँ पर वाई डायरेक्शन जो हम लोग का एक्स डायरेक्शन होगा और मेरा जो जेड डायरेक्शन होगा वो मेरा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो उसी कारण कोई भी 3D के कारण में नॉन कोप्लानर कॉलिनियर फोर्स हम लोग पकड़ते नहीं हैं, इसको एज्यूम नहीं किया जाता है, और ये क्या होता है, ये एक्चुअल में प्रेजेंट भी नहीं होता है। तो इसको हम लोग नॉन पॉसिबल फोर्स सिस्टम मानते हैं। अभी हम लोग देखेंगे जो कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स है उसको कैसे डिराइव किया जाता है और वो फोर्स के कारण बॉडी का स्टेट जो होता है उसमें क्या क्या चेंजेस आता है। तो हम लोग जानते ही है जो स्टेट होता है, स्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक को बोला जाता है रेस्ट कंडीशन, एक को बोला जाता है मोशन। तो उसका हम लोग बहुत अच्छे से डिराइव किया था, तो उसको जाकर वीडियो में देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। इसके बाद रेस्ट कंडीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व किए थे। जो मेरा मोशन है उसको नॉन इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व किए थे। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कैसे हम लोग डिराइव करते हैं? जब हम लोग का टोटल रिजल्टेंट फोर्स होता है समेशन जो R होता है, या हम लोग का जो R का वैल्यू होता है वो होता है 0। ये R का वैल्यू कब 0 होगा? जब कोई बॉडी के अंदर कोई दोनों डायरेक्शन, मान लो 2D के केस में, तो दोनों डायरेक्शन जब x और y डायरेक्शन मान लिए तो समेशन ऑफ x का जो वैल्यू है उसका जब वैल्यू को हम लोग समेशन का जो वैल्यू होगा वो टोटल होगा 0, और समेशन ऑफ y का जो वैल्यू होगा उसका भी वैल्यू होगा 0। मतलब मान लेंगे यहाँ पर जितना ही फोर्स आया है उसको हम लोग 0 पकड़ सकते हैं, जो भी y डायरेक्शन में आएगा उसका जो टोटल फोर्स का वैल्यू होगा उसको हम लोग 0 पकड़ सकते हैं। और दोनों को मिला करके क्या हो सकता है हमारा? ऐसा एक फोर्स आया, मान लो x का फोर्स आया 10 किलो न्यूटन, मान लिए 10 वैल्यू आया, y का कैलकुलेशन किए तो y का वैल्यू कितना आया गया? -10 आ गया। तो जब दोनों को सम कराएंगे तो मेरा रिजल्टेंट कितना आएगा? 0 आएगा। तो उसी कारण हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो रेस्ट कंडीशन में है। जैसे कि कोई एक बॉडी है मान लो यहाँ पर, तो इस साइड में हम लोग 10 किलो न्यूटन का एक लोड दे रहे हैं, तो जब हम लोग रेस्ट में रहेगा तो इस साइड में भी 10 किलो न्यूटन का लोड रहेगा, तभी वो बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में या एट रेस्ट कंडीशन में रख सकता है। अदरवाइज उसके अंदर मूवमेंट आएगा जिसको हम लोग ट्रांसमिसिविटी बोल सकते हैं, कि यहाँ पर लोड ज़्यादा होगा तो ये बॉडी इस साइड में मूव कर जाएगा, यहाँ से इस साइड में बॉडी का जो लोड होगा वो ज़्यादा होगा तो बॉडी इस साइड में मूव कर जाएगा, जिसको हम लोग ट्रांसमिसिविटी बोलते हैं, वो मोशन के अंदर आता है। तो जब मेरा दोनों साइड का जो फोर्स होगा जब इक्वल होगा तभी बॉडी इक्वल में रह सकता है। तो उसी कारण क्या होगा, जब कोई डायरेक्शन के अंदर हमारा जो समेशन ऑफ R और समेशन ऑफ Y होता है कोई पर्टिकुलर एंगल डायरेक्शन के अंदर, तो जब दोनों का वैल्यू हम लोग का इक्वल मिलेगा तब हम लोग क्या बोलेंगे, तब हम लोग का रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा वो 0 आ सकता है। जब 0 आएगा तब वो बॉडी वहाँ पर रेस्ट कंडीशन में रह सकता है और इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है। तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेस्ट कंडीशन। और मोशन क्या था, जब कोई रिजल्टेंट का वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू रह जाएगा। जैसे कि ये जो फोर्स है ये मान लो 15 हो गया, तो ये जो 15 और 10 इस साइड में थोड़ा ज़्यादा है तो ये बॉडी क्या होगा, इस साइड में मूव करेगा।
तो जब मोशन का केस आएगा तो मोशन का केस में 3 गो केस हम लोग पढ़े थे। एक होता है ट्रांसमिसिविटी, मतलब एक साइड से और से साइड में वो मूव करके जाना। एक होता है रोटेशन, एक होता है जनरल, जहाँ पर दोनों ही केस होता है। तो जब मोशन आएगा तो मोशन के कारण जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं जीरो, हम लोग देख लिए। तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि नोट करके लिख सकते हो, व्हेन ऑल फोर्स आर एक्टिंग इन ए सेम पॉइंट, मतलब सेम पॉइंट मतलब क्या होता है, कॉनकरेंट होता है। द मोमेंट एट दैट पॉइंट विल बी जीरो। जैसे कि हम लोग मानते हैं ये कोई बॉडी है, इसके अंदर इस साइड से कुछ लोड आ रहा है, इस साइड से कुछ लोड आ रहा है, तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है ये इस डायरेक्शन में है, और मान लो ये अलग सी कोई एक पॉइंट है तो इसका लाइन ऑफ एक्शन इस साइड में है। तो जब कोई लाइन ऑफ एक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर, मान लो ये पॉइंट के अंदर मीट कर रहा है, तो जब पर्टिकुलर कोई एक पॉइंट के अंदर फोर्स कॉन्टिन्यूसली पड़ता हुआ जाएगा तो उस पॉइंट के अंदर क्या होगा, इस पॉइंट के अंदर मोमेंट का वैल्यू हो जाएगा जीरो, जिसके कारण वो बॉडी मूवमेंट करेगा मगर कोई रोटेशन नहीं करेगा। समझ में आ गया बात। जब पार्टिकुलर हम लोग लोड कोई दोनों डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में देंगे, चारों डायरेक्शन में देंगे, तो उसके कारण वो बॉडी मूव कर सकता है, इस साइड में या इस साइड में जा सकता है, मतलब कि उसके अंदर ट्रांसमिसिविटी हो सकता है। मगर जब उसका लाइन ऑफ एक्शन बॉडी के अंदर सेम हो जाएगा फोर्स के कारण, तो वो पॉइंट के अंदर मूवमेंट का वैल्यू हो जाएगा जीरो, और बॉडी वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, मूवमेंट नहीं कर पाएगा मतलब नहीं है, मूवमेंट करेगा मतलब कोई भी रोटेशन उसके अंदर नहीं आएगा। ये बहुत क्लियरली होना चाहिए डायग्राम के अंदर, समझ में आना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर हम लोग थोड़ा समझेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो यहाँ पर बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, कोई बॉडी को हम लोग जब मूवमेंट करने का छूट दे देते हैं तो उसी को जो बोला जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब कोई सपोर्ट हम लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे, कोई एक्सटर्नल हम लोग खींच नहीं देंगे, कोई सपोर्ट नहीं देंगे, उसको हम लोग जिस साइड में है उस साइड में मूवमेंट कर देंगे, पूरा फ्री ऑफ सपोर्ट है वो, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब वो कि जिस साइड में भी वो मूव कर सकता है। तो उसी कारण हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन में बहुत बार पूछा भी जाता है। तो जो जनरल हम लोग का केस है, इन जनरल केस के अंदर हम लोग का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 6, 3 नंबर ऑफ ट्रांसमिसिविटी और 3 नंबर ऑफ रोटेशन। जो मैकेनिकल डिवाइस होता है, मैकेनिकल डिवाइस के अंदर जो हम लोग, मान लो हम लोग का कोई मैकेनिकल डिवाइस है, तो उसके अंदर जब हम लोग कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो उसके अंदर 6 नंबर ऑफ ट्रांसमिसिविटी और 6 नंबर ऑफ रोटेशन होना चाहिए, टोटल होता है 12। और जब मोशन इन ए प्लेन, मतलब जब ये प्लेन के अंदर जब मोशन होगा तब क्या होगा, तब 2 नंबर ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे कि एक डायरेक्शन में कोई लोड देंगे तो एक डायरेक्शन में जा सकता है और वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो उसके कारण हम लोग का क्या हो सकता है, उसके कारण हम लोग का 2 नंबर ऑफ ट्रांसमिशन और 1 नंबर ऑफ रोटेशन। तो जनरल केस के अंदर या मोशन इन प्लेन के अंदर हम लोग का डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू होता है 3, मैकेनिकल डिवाइस के अंदर होता है 12 और इन जनरल होता है 6। थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। मान लो ये कोई बॉडी है, तो इसके अंदर हम लोग जब फोर्स लगाएंगे तो 3D बॉडी एज्यूम करेंगे तो 3 डायग्राम आएगा यहाँ पर, एक होगा x, एक होगा y, एक होगा z। तो मान लेंगे मेरा जो डायग्राम का वैल्यू है, डायग्राम का वैल्यू के इस साइड में x डायरेक्शन, y डायरेक्शन है, इस साइड में x डायरेक्शन है, मान लेंगे सॉरी ये x डायरेक्शन होगा, ये y डायरेक्शन होगा। तो ऊपर वाला क्या है, y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है और ये मेरा z डायरेक्शन है। तो ये 3 गो कारण के अंदर मेरा क्या हो सकता है, मूवमेंट और फोर्स लग सकता है। तो जब जनरल केस देखेंगे तो उस टाइम मतलब कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, 6 होगा। मैकेनिकल डिवाइस के अंदर कितना होगा, मैकेनिकल डिवाइस के अंदर होगा 12 और मोशन इन प्लेन के अंदर होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। तो आशा करते हैं आज का वीडियो सभी को समझ में आ गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी चैनल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा सिविल कंटेंट और अलग इंजीनियरिंग कंटेंट अपलोड किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।